हेलो, वेलकम टू लर्न विद सचिस जो। तो आज की वीडियो हमारी CSJM यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है जो कि इस बार अपना हिंदी का पेपर देने वाले हैं। तो यही पेपर और भी यूनिवर्सिटीज़ में आ रहा है। ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए पेपर है। तो यहाँ पर हमारा जो हिंदी का प्रथम पेपर है भाषा विज्ञान हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि का प्रश्न पत्र 1 है, जिसमें से यूनिट 1 हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो यूनिट 1 का टॉपिक है भाषा एवं विज्ञान का सामान्य परिचय। तो यहाँ पर हम अपने कुछ इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, उन्हें समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न में से, भाषा का उपयोग कितने अर्थों में होता है। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर देखते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है 1, दूसरा 2, तीसरा 3। तो यहाँ पर जो हमारा भाषा का उपयोग 2 अर्थों में होता है। कौन कौन से अर्थों में होता है? मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ये 2 अर्थों में भाषा का उपयोग होता है। यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, भाषा का प्रयोग सर्वाधिक होता है। तो भाषा का प्रयोग सर्वाधिक किस में होता है? तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है मानव जीवन में, उच्चारण में, ध्वनि संकेतों में। तो हमारा भाषा का प्रयोग सर्वाधिक मानव जीवन में होता है। तो यहाँ पर इसका पहला ऑप्शन सही है, मानव जीवन में। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, मनुष्यों के भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम क्या है। यह जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा कहा गया है, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो हमारे पहला ऑप्शन है महर्षि पतंजलि, विश्वकोश, ब्रिटेनिक, डॉक्टर नरेश मिश्रा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है आप लोग खुद से बताने का प्रयास करिए। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आप देखिए इसका जो सही आंसर है वो हमारे है महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि द्वारा ये कहा गया है कि मनुष्य के भावों के अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। आगे देखते हैं हमारा, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। तो भाषा का शब्द संस्कृत के भाष, भाषा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा भाष धातु। भाषा के कौन से 2 आधार हैं? भाषा के 2 आधार, ध्वनि एवं संकेत, शारीरिक एवं मानसिक, चिन्ह एवं पद्धति। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा है शारीरिक एवं मानसिक, भाषा के 2 आधार माने जाते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, भाषा के कितने विभाग अथवा अंग है। तो भाषा के हमारे 4 विभाग अथवा अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ। ध्वनि, शब्द, वाक्य और जो हमारा अर्थ होता है, ये हमारे भाषा के 4 अंग माने जाते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग, भाषा विज्ञान कहलाता है। भाषा विज्ञान क्या कहलाता है? भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला शास्त्र, विचार करने वाला, बोलचाल के तरीके। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है, आप लोग देखिए कुछ चीज़ें स्टेटमेंट से ही समझ लीजिएगा कि क्या होता है, क्या कहा जा रहा है। भाषा विज्ञान मतलब भाषाओं का विज्ञान, तो इससे हम लोग हिंट बना सकते हैं, भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला शास्त्र हमारा जो होता है वो भाषा विज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं, भाषा की सार्थक इकाई है। तो यहाँ पर जो हमारी भाषा की सार्थक इकाई होती है वो होती है वाक्य। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है। यहाँ पे हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं। तो यहाँ पर हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं मानी जाती हैं, जिसमें हमारी आती है राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। ये 5 हमारी भाषा की उपभाषाएं होती हैं। यहाँ पर हमारा 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
हिंदी व्याकरण किस लेखक द्वारा लिखी गई है? जो हिंदी व्याकरण रचना है हमारी वो किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो हमारे इसमें ऑप्शंस है कामता प्रसाद गुरु, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है हमारा कामता प्रसाद गुरु द्वारा। कामता प्रसाद गुरु द्वारा हमारे हिंदी व्याकरण लेखक द्वारा लिखी गई है। पद विज्ञान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इसे ध्यान देंगे। पद विज्ञान को हम लोग रूप विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। रूप विज्ञान के नाम से जाना जाता है हमारा पद विज्ञान। धातु उपसर्ग प्रत्यय पर विचार किया जाता है। 12वां नंबर प्रश्न है हमारा, धातु उपसर्ग प्रत्यय पर विचार किया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पद विज्ञान, दूसरा अर्थ विज्ञान, तीसरा तुलनात्मक स्थिति। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो हमारा होता है पद विज्ञान। पद विज्ञान धातु उपसर्ग प्रत्यय पर विचार किया जाता है। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन आ रहा है जो कि है भाषा विज्ञान की शाखा नहीं है तो क्या ऐतिहासिक, प्राकृतिक, तुलनात्मक इनमें से कौन सी शाखा नहीं है? तो जो हमारी प्राकृतिक होती है, प्राकृतिक विज्ञान, वो हमारी भाषा विज्ञान की शाखा नहीं होती है। तो इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाषा विज्ञान की शाखाएं हैं। जो भाषा विज्ञान है उसकी कितनी शाखाएं हैं? तो भाषा विज्ञान की हमारी 3 शाखाएं होती हैं। यहाँ पे 15वां नंबर प्रश्न है, आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। तो आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास किस में हुआ है? संस्कृत में, लौकिक संस्कृति में या अपभ्रंश में? तो हमारे जो आधुनिक आर्य भाषा का विकास है वो अपभ्रंश में हुआ है। यहाँ पर हमारा 16वां नंबर प्रश्न है, अपभ्रंश और अवहट्ट को एक ही भाषा माना जाता है। ये किसने माना है? अवहट्ट और अपभ्रंश को एक ही भाषा किसने माना है? तो जो हमारा ऑप्शन है वो है भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश और अवहट्ट को एक ही भाषा माना है। यहाँ पर हमारा 17वां नंबर प्रश्न है, अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य लिखा। तो अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया है। तो ये हमारा है धनपाल। धनपाल अपभ्रंश का पहला प्रबंध महाकाव्य है या प्रबंध काव्य है। यहाँ पर हमारा 18वां नंबर प्रश्न है, ग्रामीण भाषा, देशी भाषा, अभीरों की भाषा के नाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, अभीरों की भाषा के नाम से किसे जाना जाता है? जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में हमें आंसर दे जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर हमारी जो ग्रामीण भाषा और देसी भाषा है उसको अभीरों की भाषा के नाम से, अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है। अपभ्रंश को ग्रामीण भाषा, देशी भाषा और अभीरों की भाषा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। तो प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? भामा, हेमचंद, दांडी। तो यहाँ पर हमारा जो हेमचंद है वो प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। हिंदी शब्दानुशासन पुस्तक के लेखक हैं। हिंदी शब्दानुशासन के पुस्तक के लेखक है, ये हमारा 20 नंबर प्रश्न है। इसे देखते हैं। तो जो हमारा किशोरी दास वाजपेयी, कामता प्रसाद गुरु, हरदेव, इनमें से कौन है? आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। तो यहाँ पर जो हमारा किशोरी दास वाजपेयी है वो हमारा हिंदी शब्दानुशासन पुस्तक के लेखक हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है। तो यहाँ पर संस्कृत, पाली, अपभ्रंश इनमें से कौन सी मध्यकालीन भाषा नहीं है? तो यहाँ पर जो हमारा संस्कृत है वो मध्यकालीन आर्य भाषा में नहीं आते। जो पाली और अपभ्रंश है वो मध्यकालीन आर्य भाषा में आते हैं। यह हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, सही कथन है। सही कथन है, इसमें सही कथन क्या है ये देखते हैं। भाषा गैर परंपरागत वस्तु है। भाषा सतत प्रवाहमान है। प्रत्येक भाषा की संरचना एक होती है। तो जो हमारी भाषा है गैर परंपरागत वस्तु है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्रत्येक भाषा की एक संरचना होती है।
सॉरी भाषा गैर परंपरागत वस्तु है, ये नहीं है। तो प्रत्येक भाषा की एक संरचना होती है, ये भी नहीं होता। भाषा सतत प्रवाहमान है, ये बात हम बिल्कुल सही है कि जो भाषा है वो सतत हमेशा प्रवाहित होती है, आप लोगों ने देखा होगा। चलिए यहाँ पे हमारा 23 नंबर क्वेश्चन आता है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भाषा विज्ञान के जनक है फर्डिनांड द सस्यूर, जो हमारा फर्स्ट नंबर है। सेकेंड नंबर है सर विलियम जोन्स, और यहाँ पे तीसरा नंबर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें से जो हमारे भाषा विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, माने जाते हैं, वो है फर्डिनांड द सस्यूर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। विद्यापति ने कीर्तिलता की भाषा को माना है। विद्यापति ने कीर्तिलता की भाषा को माना है। क्या माना है? संस्कृत, पाली, अवहट्ट। इनमें से जो अवहट्ट है वो विद्यापति ने कीर्तिलता की भाषा को माना है। यहाँ पर हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, अपभ्रंश का प्राचीन उदाहरण मिलता है। कहाँ मिलता है? नाट्यशास्त्र में, हिंदी व्याकरण में, या शब्दानुशासन में। तो यहाँ पर हमारी जो अपभ्रंश का प्राचीन उदाहरण मिलता है वो नाट्यशास्त्र में मिलता है, जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी दी जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। हम आपको इसी तरह से कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चंस और देंगे, या आपको अगर वन लाइनर क्वेश्चन चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।